मैंने इनवेरिएंस ऑफ चार्ज के बारे में बताया था कि चार्ज जो है आपका वो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है। चार्ज जो है वो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है। मैंने आपको क्लियर क्रिस्टल बताया कि आपको एकदम क्लियर मैंने बताया है कि चाहे वो मास हो, चाहे वो लेंथ हो, चाहे वो टाइम हो, ठीक है? आप फंडामेंटल क्वांटिटी आप पढ़े होंगे क्लास 11th में कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या-क्या है, उसमें आपका मास, लेंथ और टाइम, यूनिट एंड डायमेंशन में आपने जो भी लिखा होगा ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चन में आपको फंडामेंटल यूनिट मतलब डायमेंशन फॉर्मूला में फंडामेंटल यूनिट के टर्म में, तो आप मोस्टली केसेस में एमएलटी का यूज़ किए होंगे, ठीक है? तो कहता है कि मास है, लेंथ है और टाइम जो है, ये रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है। लेकिन चार्ज रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। दैट मीन्स चार्ज डजंट डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब हमने आपको कहा है ना? ये फिजिक्स में एकदम आपको क्लियर होना चाहिए कि जैसे हम लोग कहते हैं क्या कि भाई मोशन जो है एक रिलेटिव है, मोशन एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है? तो क्यों? क्योंकि आप अगर ऐसा बोलते हो कि मैं दौड़ रही हूँ या मैं दौड़ रहा हूँ, तो ये कोई फिजिक्स में मीनिंगलेस हो गया। हम ये कह सकते हैं कि मैं दौड़ रहा हूँ या मैं दौड़ रही हूँ, हम ऐसे कह सकते हैं कि हम अपने स्कूल के रिस्पेक्ट में, हम अपने बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में, या हम अपने पार्क के रिस्पेक्ट में, या हम अपने फ्रेंड के रिस्पेक्ट में, इस टाइप का। तो इसका मतलब क्या है कि हर कुछ जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। इसीलिए पूरा जो मैकेनिक्स आपने पढ़ा था, पूरा का पूरा जो आपका क्लास 11th का फिजिक्स था, सब आपका क्या था? सबके फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बेसिस था बुआ। खास करके जो मास आपका, जिसे मास आपको लगेगा कि मास कैसे आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे है। तो मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा-सा चीज़ बताया था कि जो मैंने कहा था कि अगर मान लेते हैं कि आप जो हैं, वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से दौड़ने लगिएगा। यानी अगर आपकी वेलोसिटी मान लेते हैं आप दौड़ रहे हो और दौड़ते-दौड़ते आपकी वेलोसिटी जो है, वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल हो जाए, तो आपका मास जो है वो टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? आपका मास कांस्टेंट नहीं रहेगा। जहाँ पे हम लोग न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ते हैं, न्यूटोनियन फिजिक्स पढ़ते हैं, वहाँ पे जो है मास जो है आपका कांस्टेंट है बउआ। हम लोग जो डेली लाइफ में देख रहे हैं कि एरोप्लेन उड़ रहा है, चाहे ट्रेन जो है, चाहे आपका कार जो है, या आप दौड़ रही हो, दौड़ रहा है लोग। किसी भी चीज़ में आप मोशन देखते हो तो उसकी वेलोसिटी काफ़ी लिमिटेड है, बहुत ही कम है। अगर उसकी वेलोसिटी बहुत हाई का मतलब ये हुआ कि एप्रोक्सिमेटली वेलोसिटी ऑफ लाइट के एप्रोक्सिमेट में कर दिया जाए, तो इसका मास भी चेंज हो जाएगा, ठीक है? अगर आपका कहीं का 35, 40, 45 केजी का अगर होगा वेट, तो वो 45 केजी नहीं रहेगा बउआ, फिर वो इंडिटरमिनिस्टिक हो जाएगा, टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो चीज़ें फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। तो आपका मास जो है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। फिर मैंने टाइम के बारे में आपको पिछले क्लास में एकदम 2 छोटा-सा एकदम एग्ज़ाम्पल दिया था कि जब आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे और आप अच्छे फिजिक्स का बुक पढ़ेंगे, तो उस बुक में बड़ा अच्छा-सा एक इमेजिनेशन दिया हुआ है। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट आया था, उसके बाद काफ़ी अच्छे-अच्छे बुक लिखे गए हैं। तो उसमें हमने कहा था कि एक ब्रदर एंड सिस्टर होती है और उसका भाई जो है, वो स्पेस घूमने के लिए चला जाता है। जब वो वापस लौट के आता है, तो उसकी बहन जो है, वो बूढ़ी हो चुकी होती है और उसका भाई जो है एकदम यंग होता है। तो ये तो यही है, देखो ये क्या है? टाइम बउआ। आपको जो लगता है ना कि टाइम जो है कि एकदम करते हैं कि नहीं टाइम का कांस्टेंट रेट है, तो टाइम का भी कांस्टेंट रेट नहीं है। अगर आपकी वेलोसिटी जो है अगर आपका वेलोसिटी जो है, वो अगर आपका टेंड्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल हो जाए, तो वहाँ टाइम भी चेंज होने लगता है बउआ। ठीक है? तो टाइम भी क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है? टाइम का कंस्ट्रक्शन, टाइम का है ना आपका एक्सटेंशन इस टाइप का। तो ऐसे ही लेंथ है बउआ। जो आपका फाइटर प्लेन या कोई भी बउआ, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट जो है, आप अगर न्यूटोनियन मैकेनिक्स में चलते हो, जहाँ पे वेलोसिटी काफ़ी
कम वेलोसिटी होती है, एकदम वेरी लो वेलोसिटी से कोई भी चीज चलता है, अगर यही वेलोसिटी जो है टेंड्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट हो जाए, तब क्या होगा? अगर कोई एल लेंथ का है तो ये लेंथ चेंज हो जाएगा। अगर आपके पास मान लेते हैं कि 1 मीटर का कोई स्केल है, ठीक है, तो वो 1 मीटर का स्केल अब नहीं रह जाएगा, वो डिपेंड करेगा, तो क्या हो जाएगा आपका? चेंज हो जाएगा वो डायमेंशन। लेकिन क्या वो स्टैटिक फ्रेम में नहीं, मतलब कोई फ्रेम तो स्टैटिक है नहीं बउआ, बट जैसे हम डेली लाइफ में देखते नहीं, ये तब चेंज हो जाएगा जब आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब वेलोसिटी क्या होगी? टेंड्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी। तो इसीलिए जो है आपका जो फंडामेंटल क्वांटिटी है आपका, जिसको मास कहते हैं, लेंथ कहते हैं, टाइम, ये सब के सब जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करते हैं। इसीलिए चूंकि वेलोसिटी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ही डिपेंड होता है, इसीलिए क्या होता है कि जब अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो टेंड्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट के अप्रॉक्स पहुंचती है, तो ऑब्जेक्ट का मास भी चेंज होने लगता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट एल लेंथ का है तो ये लेंथ एल डैश हो जाता है, लेंथ भी चेंज होता है, टाइम भी चेंज होने लगता है, टाइम टी की जगह पे टी रहे। जैसे उसका भाई जो है स्पेस से लौट करके आया, तो अभी मान लेते हैं कि वो 20 ईयर में गया, तो वो आपका 35-40 ईयर के बीच का दिख रहा था, जबकि उसकी बहन मान लेते हैं 2-3 साल बड़ी रही होगी 23 की, तो वो 70-80 की दिख रही थी जब वो आया, और रियल में जो है अर्थ पे इतना ही समय बीता था। लेकिन जब ये आया तो इसके अनुसार अभी मात्र 10-15 साल बीता है। इस टाइप का चीजें हैं ये। ऐसा नहीं कि ये हाइपोथेटिकल चीजें नहीं है बाबू, ये ये स्टोरी हाइपोथेटिकल है, बट ये फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो रियल कॉन्सेप्ट है। एक्चुअल में ऐसा हो सकता है अगर हम लोग एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना लें, या जैसे भगवान कृष्ण होते थे ना भाई, भगवान कृष्ण का क्या था, है ना, वो राधा से वचन लेकर के चले थे। जब राधा जाने लगे थे तो राधा उनसे वचन ली थी कि भाई जब भी हम याद करेंगे, मतलब वचन दिए थे कि जब भी तुम याद करोगी तो हम वापस आ जाएंगे तुम्हारे पास। तो जब युद्ध के मैदान में युद्ध भी करते थे और राधा याद करती थी तो राधा के पास भी पहुंच जाते थे। तो जस्ट है, यानी आपके पास भी अगर ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जाए जो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट के बेसिस पे आप बैठ करके वहां से चल सको, तो ये चेंजेज आएगा वही टाइम का एकदम इंटायरली चेंज आपको दिखेगा। ठीक है, तो वो चीजें हैं, उसके लिए आपको काफी, मतलब कह सकते हो कि भाई करेंटली इस टाइप का कोई डिवाइसेस नहीं है जिसमें कि पॉसिबिलिटी हो सके, जो भी है। तो देखो मैंने लेंथ, मास और टाइम पे पिछले 5 से 7 मिनट बताया है कि ये जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। लेंथ, मास और टाइम जो है वो डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। हमने कहा कि चार्ज जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए मैंने लास्ट जो है चार्ज की प्रॉपर्टी में बताया कि इट इज इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, दैट मीन्स चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इतना पीछे बताने के बाद आपके कॉम्पिटिशन के एग्जाम में ये, या आपके नॉर्मल क्लास 12 के एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या कोई भी अच्छा स्टूडेंट होगा आपका फ्रेंड आपसे पूछेगा, आपसे क्या पूछेगा, कोई बताएगा कि पीछे क्लास में हमने ई अपॉन एम बताया था, इसका हमने क्या नाम रखा था ई अपॉन एम का? बताइए कोई सर जी। कोई नहीं पढ़ता, हमने लगा कि नहीं। ई अपॉन एम को कुछ बोले थे ना भाई पिछले क्लास में? हमारी आवाज तो जा रही है भैया के पास, पार भी बोलो। ई अपॉन एम को क्या कहे थे बाबू? लास्ट क्लास में लिखाए थे हम कि चार्ज का क्वांटिटी, स्पेसिफिक चार्ज। हाँ, ये सब तो क्लास 11th में याद होना चाहिए, हर हाल में याद होना चाहिए। ये एक्चुअल में ये क्लास 9th में ही पढ़ना है बाबू, नॉर्मल बुक में कहीं पे भी। अगर जो अच्छे ढंग से क्लास 9th या 10th पढ़ा है, 10th में पता नहीं, सीबीएसई बोर्ड का 9th क्लास में, तो उनको याद होना चाहिए। नहीं तो पिछले क्लास में बताए तब तो याद होना चाहिए कि भाई ये स्पेसिफिक चार्ज है। देखो तो मोस्टली कॉम्पिटिशन के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। क्या क्वेश्चन पूछा है कि जैसे देखो बउआ, ई अपॉन एम जिसे हम लोग स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं, तो ये कहा जाएगा कि आपका ई, यहाँ पे आप समझ रहे हो कि ई क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। आपने पीछे क्लास में बताई भी थी कि ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, एम जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो आपसे ये पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा,
आप क्लास 11th में अगर न्यूमेरिकल बनाई होगी एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो आप बनाई होगी कि भाई किसी भी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी nth ऑर्बिट में, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी। तो आप देखी होगी, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि लाइट की वेलोसिटी जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। और आपको इलेक्ट्रॉन की किन्हीं को वेलोसिटी पता है या नहीं, है ना? बट आपको क्लास 11th में नहीं तो क्लास 12th में मॉडर्न में पढ़ेंगे आप। तो देखो बाबू, है क्या यहाँ पे चीजें कि कोई चार्ज को बउआ, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को ही है, ठीक है? आपका कोई चार्ज पार्टिकल जो है रिवॉल्व कर रहा है किसी एटॉमिक ऑर्बिटल पे। कोई चार्ज पार्टिकल किसी एटॉमिक ऑर्बिटल में, या कोई भी चार्ज पार्टिकल कहीं पे भी हुआ। हम लोग क्लास 12th में ही जब हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे, तो वहां पे एक साइक्लोट्रॉन डिवाइस है। हालांकि इस साल का बच्चा बोल रहा था कि सिलेबस से हटा दिया है, लेकिन कुछ डेरिवेशन जो है वो है बउआ, ठीक है? पार्टिकुलरली कंस्ट्रक्शन और इसका प्रिंसिपल सब कुछ हटा दिया है, लेकिन पूरा का पूरा जो एक डेरिवेशन बड़ा सा है उसमें है। तो साइक्लोट्रॉन जो है एक एक्सेलरेटर है, चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर। ये क्या करता है? चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाता है, ठीक है? तो अब जैसे हम लोग को पार्टिकल फिजिक्स में कहीं पे हाई वेलोसिटी की चार्ज पार्टिकल की जरूरत पड़ती है, कहीं पे आपको स्लो चार्ज पार्टिकल की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग ने एक डिवाइस बनाया है जिसको हम लोग साइक्लोट्रॉन कहते हैं। आपके बुक में निश्चित तौर पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो आपके बुक का 4th नंबर चैप्टर होगा मेरे ख्याल से, तो उस चैप्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में साइक्लोट्रॉन का फिगर वगैरह सब कुछ बनाया हुआ होगा। तो जैसे हम ये कह रहे थे कि हम किसी चार्ज पार्टिकल को अगर हम बहुत हाई वेलोसिटी से क्या करते हैं? थ्रो करते हैं। हाई वेलोसिटी का मतलब हुआ न्यूटोनियन वेलोसिटी नहीं हुआ। न्यूटन का जो लॉ है वो कम वेलोसिटी के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है? क्योंकि लाइट की वेलोसिटी जो है आप लोग जान रहे हो कि बउआ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में ये 3 लाख किलोमीटर जाएगा। आप समझ सकते हो? अगर कोई दिल्ली में बैठा है और यहाँ हम बेंगलुरु में बैठे हुए हैं, तो मुश्किल से कितना होगा? 2000 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, यही तो डिस्टेंस है मुश्किल से, 2-2500 किलोमीटर, ठीक है? और ये क्या है? 3 लाख है। तो फ्लाइट को आने में क्या लगता है? 2-2.5 घंटा लगता है दिल्ली से बेंगलोर, या दिल्ली से बिहार, दिल्ली से झारखंड, या दिल्ली से यूपी। 2 से 2.5 घंटा में पहुंच जाते हैं आप लोग, ठीक है? 2 घंटा लगता है बउआ 2500 किलोमीटर ट्रेवल करने में, ठीक है? या 2000 किलोमीटर। और आपका 1 सेकंड में 3 लाख। 3 लाख का मतलब ये होगा कि अर्थ जो है आपका, आप समझ सकते हो अर्थ कितना बड़ा है, उसका 6 चक्कर लगाती है लाइट। मतलब आप जब तक आँख खोलते हो, बंद करते हो, इतना 1 सेकंड से ज़्यादा टाइम लग जाता है आपको प्लग झपकने और उठाने में। उतना देर में अगर कोई लाइट जो है वो धरती का 6 चक्कर लगा सकती हो। तो ये थॉटफुल होना होगा, सोचना होगा कि हम इतना स्ट्रेस क्यों दे रहे हैं चीज़ों को, ठीक है? तो ये कंपेयर करने के लिए कि देखो भाई वाक़ई लाइट कितनी ज़्यादा वेलोसिटी रखती है। तो इसी को रिलेटिविस्टिक कहते हैं बाबू। ये बहुत हाई वेलोसिटी हो गया। न्यूटन न्यूटन का लॉ जो है यहाँ पे जाते-जाते फेल हो जाता है। न्यूटन का लॉ जो है काफ़ी लो वेलोसिटी के लिए, जिससे आपका जो भी प्लेन वगैरह उड़ रहा है, जो भी फाइटर प्लेन या जो भी आप देख रहे हो, सब वहाँ पे न्यूटन लॉ लागू है। लेकिन जब आपका बहुत हाई वेलोसिटी की बात करेंगे, वेरी वेरी हाई वेलोसिटी, वेलोसिटी टेंड्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, वहाँ पे न्यूटन का लॉ फेल हो जाता है। बारहवीं हमने एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें आपको m = m0/1 - v²/c² एक फॉर्मूला लिखाया था, ठीक है? जहाँ पे जो वेलोसिटी के चेंज होने से मास चेंज होता है ना? हमने एक न्यूमेरिकल आपको करवाया क्लास 11th में, जो भी है। तो देखो फाइनली यहाँ हम करना ये सारे तमाम चीज़ों बताने के बाद हम यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है, हम उसे वेरी वेरी हाई वेलोसिटी से क्या करते हैं? प्रोजेक्ट करते हैं, थ्रो करते हैं, फेंकते हैं। तो जब हम इसे बहुत हाई वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं, थ्रो करते हैं, तो क्या है बउआ? ये जो चार्ज है, वो तो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है। मान लो कि ये 5 कूलम्ब का चार्ज है, तो इसे आप स्लो वेलोसिटी में रखो, हाई वेलोसिटी रखो, वेरी वेरी हाई वेलोसिटी रखो, चार्ज का वैल्यू नहीं चेंज होगा। ये 5 कूलम्ब का 5 कूलम्ब ही रहेगा। लेकिन हमने आपको अभी क्लियर क्रिस्टल बताया कि मास जो है
वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। मैंने बोला बउआ कि m जो यहाँ पे है ये मूविंग मास है, m जो है ये मूविंग मास है, m नॉट जो है ये रेस्ट मास। जैसे अगर आप बैठी हुई हो, आपका 40 केजी का वेट है, तो ये रेस्ट मास हुआ। मान लेते हैं कि आप जो है v वेलोसिटी से चलने लगे। v वेलोसिटी का मतलब हुआ, मान लेते हैं कि लाइट की वेलोसिटी जो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। आप जो है मान लेते हैं कि 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड से चलिए, तो यहाँ पे c की जगह आप लिखिए 3 × 10 पे पावर 8 और v की जगह लिखिए 2 × 10 पे पावर 8। उसके हिसाब से आप देखेंगे आपका मास चेंज हो जाएगा। मतलब आप बैठे हुए में जो आपका मास है 40 केजी, वो मास आपका नहीं रहेगा बउआ, वो मास इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, जब आप यहाँ पे क्या बोले कि सपोज आपकी वेलोसिटी 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हो जाए, तो यहाँ पे आप 2 × 10 पे पावर 8 का स्क्वायर करो, यहाँ पे 3 × 10 पे पावर 8 का स्क्वायर करो, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके देखोगे आपका मास बदला हुआ होगा। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मास जो है रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करते हैं। इसका मतलब क्या है बउआ? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को आप थ्रो करते हो और उसकी वेलोसिटी बहुत हाई होती है, तो उस केस में चार्ज का वैल्यू तो नहीं बदलेगा, 5 कूलम का 5 कूलम रहेगा, लेकिन अगर उसका मास m है, तो उसका मास क्या होगा? m डैश। जो m डैश क्या होगा? m से बड़ा होगा। जब आप हाई वेलोसिटी से फेंकोगे, तो जो मूविंग मास है वो रेस्ट मास से ज्यादा होगा। मूविंग मास क्या आएगा आपका? रेस्ट मास से ज्यादा आएगा। ठीक है, तो क्या था? पहले पहले मान लेते हैं हमारा E/m जो था वो कुछ था स्लो मूविंग का, लेकिन जब हमने E/m को, मतलब कि जब हमने इस चार्ज पार्टिकल को हमने काफी फास्ट से मूव करवाया, तो क्या था? वो मास जो है इंक्रीज कर गया, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। चार्ज में कोई चेंज नहीं आया, तो चार्ज में कोई चेंज नहीं आया, मास इंक्रीज कर गया। इसका मतलब क्या हुआ? फास्ट मूविंग चार्ज का E/m वैल्यू, चूंकि डिनोमिनेटर अगर बढ़ जाएगा बउआ, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगा? कम हो जाएगा। आपके पास पहले से 10 रुपीज था, पहले 2 लोगों में बांटना था, अब 10 रुपीज को 5 लोगों में बांटना था। मतलब पहले 2 केजी का था, अब बहुत हाई वेलोसिटी से फेंकने पे 5 केजी का हो गया, तो वैल्यू घट गई है। यहाँ पे 5 रुपए हिस्सा मिला, यहाँ 2 रुपए हिस्सा मिला आपको। तो यही है फाइनल कंक्लूजन जो हर एग्जाम में पूछा हुआ है कि E/m जो है वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा या स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन का? पहले एक लाइन को लिखो, ठीक है, एक लाइन यहाँ पे पहले लिखेंगे आपका लिख लेंगे कि हमने इनवेरिएंस ऑफ चार्ज लिखा दिए थे, उसी के जस्ट नीचे लिखिए कि E/m of slow electron, E/m of slow electron is larger than E/m of fast moving electron. E/m of fast moving electron. अब कुछ भी डाउट है तो आप पूछ लेंगे प्लीज। यहाँ तक में कुछ भी डाउट लग रहा तो आप पूछ लीजिए। ये जो स्टेटमेंट है उसको न्यूमेरिकली प्रूव किया गया है या फिर मतलब इसका कोई ऐसा वो रीजन भी टाइप का है? आप न्यूमेरिकली प्रूव किया गया है। अब इसको हम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड में आंसर नहीं देंगे। इसको देने के पहले ये कहेंगे कि आप क्लास 11th में अगर आप वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाली होती nth ऑर्बिट में या किसी भी ऑर्बिट का, नहीं तो आप आज के बाद जाके न्यूमेरिकल ढूंढोगे क्लास 11th का, जिसमें आपको फर्स्ट ऑर्बिट में मान लेते हैं हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या हो सकती है, सेकेंड ऑर्बिट में क्या होगी, थर्ड ऑर्बिट में क्या होगी वेलोसिटी का, जैसे एनर्जी वगैरह ये तो जरूर पढ़ी होगी कि nth ऑर्बिट में एनर्जी माना 13.6/n² है, वैसे वेलोसिटी का भी फॉर्मूला है। ठीक है, आपका वो वेलोसिटी हो सकता है v0 के टर्म में दिया हो, चाहे c के टर्म में दिया होगा, जैसे भी अलग अलग लिखता है। हम तो क्लास 12 में ड्राइव करेंगे, बस इसमें हमको टाइम लगेगा। तो देखो हम क्या कहे कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी देखोगे, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आपको 10,000 या 5,000 नहीं दिखेगा।
ठीक है, जब भी आपको दिखेगा इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, जब भी किसी भी ऑर्बिट में निकालोगे तो लाख में ही आएगा। जैसे वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड पड़ती है ना, वैसे ही आपको न्यूमेरिकल में आएगा 1.5, 1.8, 2.1, 2.4, 2.6 अलग-अलग में एलिमेंट में और अलग-अलग ऑर्बिट में इस टाइप के निकालेंगे तो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बउआ? ये आप यहाँ पे न्यूटन का लॉ फॉलो नहीं होते हैं, है ना? हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, या हम लोग कहेंगे कि न्यूटोनियन फिजिक्स जो है वो तभी तक वैलिड है जब तक वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है मच मच स्मॉलर है वेलोसिटी ऑफ लाइट से। अब ये प्रैक्टिकल है, ये चीजें प्रैक्टिकल है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि क्या किसी ने इलेक्ट्रॉन को आंख से देखा है? नहीं। ठीक है, जैसे होता है ना कि भाई फीलिंग होता है कि भाई मम्मी बैठे हैं, भाई बैठे हैं, उधर दादा बैठे हैं, दादी बैठे हैं, नाना बैठे हैं, नानी बैठे हैं, इस टाइप का फीलिंग होता है ना भाई, या मेरा वो एकदम क्लोज फ्रेंड है, या मेरा ये रिलेटिव है, तो उसे देख के फीलिंग होता है। तो उसी टाइप का हम लोग आगे पढ़ेंगे चैप्टर में, जहाँ पे जैसे मैंने कहा साइक्लोट्रॉन के बारे में, फिर मैंने कहा कि तो हम चार्ज के बारे में काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे चल करके। वो चीजें बहुत एकदम इजी रूप से क्लियर होगी आपको। क्यों? क्योंकि बउआ आज के डेट में बहुत सारा पार्टिकल एक्सेलरेटर बन चुका है। क्या बन चुका? पार्टिकल एक्सेलरेटर। और जहां पे हमें हाई वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की जरूरत पड़ती है। तो ये ऐसा नहीं है कि इसका प्रूफ नहीं है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू तक ही सीमित है, या इसका नहीं, इसका आज के डेट में प्रैक्टिकल जो है वर्क में हो रहा है काम। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है एक पढ़ेंगे वेलोसिटी फिल्टर। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछा है ये क्वेश्चन। आप देखोगे पिछले का 10 साल का क्वेश्चन देखोगे तो कम से कम 5 से 6 बार मिलेगा वेलोसिटी, है ना, फिल्टर या वेलोसिटी सिलेक्टर ऐसा करके है, आपके बुक में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे बाबू, यहाँ पे क्या देखेंगे कि एक पार्टिकुलर वेलोसिटी से जो चार्ज आएगी, जो हमारे लिए यूजफुल होगा, वो चार्ज जो है एक पार्टिकुलर बाउंड्री पर टकराएगी। इस पार्टिकुलर वेलोसिटी v से जिसकी वेलोसिटी कम होगी, चाहे वेलोसिटी जिसकी ज्यादा होगी, वो डिफ्लेक्ट करके बाहर निकल जाएगी। तो जो हमारा रिक्वायरमेंट वाला था, जितना वेलोसिटी से हम चाह रहे थे कि आके बम्बार्डमेंट होवे, वो हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, हम लोग को देखना पड़ता है कि ऐसा तो ना है कि हम वेलोसिटी इतना रख दिए हैं कि वेलोसिटी के साथ साथ मास बदल जाएगा। और सबसे बेस्ट जो चीज बता रहे हैं बउआ, सबसे जो बेस्ट चीज बता रहे हैं, जो मैंने आपको कहा कि लास्ट ईयर से ही साइक्लोट्रॉन आपके सिलेबस से हटाया है, देख लीजिएगा, वो एक साल हटाता है, एक साल ऐड कर देता है फिर से। तो जो साइक्लोट्रॉन है बउआ, जो साइक्लोट्रॉन डिवाइस है, जिसको हम लोग चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर कहते हैं, इस साइक्लोट्रॉन डिवाइस में हम लोग इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं करवा पाते हैं। यहाँ पे हम लोग प्रोटॉन को ही करवा पाते हैं। और सबसे बड़ा लिमिटेशन जानते हैं यहाँ क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है मच मच लाइटर है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कंपेयर करोगे तो प्रोटॉन इज मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली 183 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम ये कहते हैं कि अगर कोई 1 केजी का आदमी है और कोई 2000 केजी, अप्रोक्सीमेटली 2000 है, कोई 2000 केजी का है, तो बउआ जब हम साइक्लोट्रॉन में इलेक्ट्रॉन को भेजते हैं तो ये रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी की वजह से इसका मास जो है एब्रप्टली चेंज कर जाता है, और हम चाहते कुछ और है, होता कुछ और है। ये प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं। इसीलिए साइक्लोट्रॉन के लिए सिंको साइक्लोट्रॉन टाइप का डिवाइस बनाया गया है ना। हम आगे आपको पढ़ाएंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, इसमें हम थोड़ा सा चर्चा डिटेल में करते हैं। प्रोटॉन जो है आपका, उसका मास बउआ पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ पाता है, उतना जितना वेलोसिटी में हम लोग काम करते हैं। इसलिए बउआ साइक्लोट्रॉन में ये लिमिटेशन है। ऑलमोस्ट मोस्टली एग्जाम में पूछा गया है कि क्यों साइक्लोट्रॉन में हम इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं सिलेक्ट करवा पाते हैं। इट इज द रीजन। तो देखो हमने ई बाई एम यहाँ पढ़ाया, हमने इतना देर 10-15 मिनट इस पे सिर्फ ये समझाने में आपको दिया, और जहाँ पे हम साइक्लोट्रॉन में एप्लीकेशन आएगा फिर आप हमसे कहिएगा तो हम 15 मिनट तो फिर देंगे नहीं वहां पे। तो इसीलिए कहते हैं कि जो चीज को जिस क्लास में किया जाएगा, अगर आप कवर करते जाओगे तो अगला क्लास काफी खूबसूरत लगेगा चीजें। पूछो को डाउट है तो, और यहाँ तक में शायद समझ गई होगी। सर इलेक्ट्रॉन का हाँ हाँ, मास किसके वजह से चेंज किया गया था? मतलब किसके इलेक्ट्रॉन वजह की से? बात, हाँ, इलेक्ट्रॉन का मास किसके वजह से चेंज होगा बउआ? हमने एकदम क्लियर बोला है कि सब फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करते हैं। हमने आपको एकदम क्लियर बोला कि आपको उठा कर करके अगर कोई वेलोसिटी ऑफ लाइट से फेंक देगा तो आप इनफाइनाइट मास की हो जाओगे। हमने फॉर्मूला भी लिख दिया आपको कि m इक्वल टू
एम नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर करके एक फॉर्मूला है। एम नॉट जहाँ पे रेस्ट मास है, यह मॉडर्न फिजिक्स में फिर से लिखाते हैं या कहीं पहले हो जरूरत पड़ेगा तो लिखाएंगे। एम नॉट जहाँ पे रेस्ट मास है, वी जहाँ पे आपका एक्चुअल वेलोसिटी है, सी तो फिक्स है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो मास चेंज हो जाएगा क्योंकि आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो साइक्लोट्रॉन वगैरह का जो डिवाइस है या चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर है, वहां पे हमें हाई वेलोसिटी की जरूरत पड़ती है। हाई वेलोसिटी का मतलब हम लोग, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बउआ फुल स्टॉप लगा दिया है, वो एक बिंदा मार दिया है। क्या है, जैसे कहते हैं कि भाई चांद में दाग है, दाग लगा दिया। क्या अल्बर्ट आइंस्टाइन का, जो जानती है कि दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेंशन है, उनका क्लियर कहना है कि दुनिया में कोई ऐसा पार्टिकल नहीं है, वो एक की बात नहीं बोल रहे हैं, दुनिया में कोई ऐसा पार्टिकल नहीं है या दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं है, वो पार्टिकल जो भी कर लो, दुनिया में कोई ऐसा चीज है ही नहीं जिसकी वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज्यादा होगी। तो उन्होंने फुल स्टॉप लगा दिया है कि मैक्सिमम वेलोसिटी किसी चीज को हो सकती है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट। उसमें भी बउआ आप मत सोचो कि आपकी वेलोसिटी हमारी वेलोसिटी और किसी फाइटर प्लेन की वेलोसिटी और किसी ट्रेन की या किसी कार की वेलोसिटी बहुत दूर है, चीजें बहुत 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 ज्यादा दूर। ये सब कहाँ पे होगा, सब एटॉमिक पार्टिकल की होगी, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। इसी को हम लोग कहते हैं कि हम क्वांटम फिजिक्स में एंट्री करते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो कि हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में थोड़ा सा एकदम बेसिक हम लोग को पढ़ना होता है क्लास लेवल 12th लेवल पे। ठीक है, तो वेलोसिटी चेंज करती है इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि हाँ मतलब मास चेंज करता है उसका, क्योंकि वेलोसिटी हमने काफी हाई रखा है, तो हाई वेलोसिटी की वजह से मास चेंज होता है। ठीक है, बोलो कोई डाउट है और तो? नहीं नहीं ठीक है, हो गया। ठीक है, क्योंकि तमाम चीजें आपको आगे जरूरत पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम बहुत अच्छे से हर एक छोटे छोटे चीज को बता रहे हैं यहाँ पे। लिख देंगे हेडिंग बाबू कूलम्ब्स लॉ, हेडिंग डालेंगे कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ सब बच्चे को मालूम है कि क्लास 9 से ही आप पढ़ते आए हैं, क्लास 11th में भी पढ़े हैं कि अगर दो गो मास है m1 और m2, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी कहता है कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू m1 प्रोपोर्शनल टू m2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन बोथ द मास, और तब आप कह देते हो कि F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये सबको याद होगा पहले से। सिमिलरली या आप लिखते चले जाओ। ठीक है, हमारा स्टेटमेंट चूंकि एकदम आसान है, इसलिए यहाँ पे हम लिखने के बाद समझाएंगे। लिखेंगे कि कूलम्ब्स लॉ स्टेट दैट, कूलम्ब्स लॉ स्टेट दैट force of attraction between 2 point charge, force of attraction between 2 point charge q, या ऐसे ही लिख दो q1 and q2, force of attraction between 2 point charge q1 and q2 is इन नंबर के नंबर में लिखेंगे directly proportional to product, directly proportional to product q1 and q2 charge, directly proportional to product q1 and q2 of charge, q1 and q2 of charge। b नंबर लिखेंगे inversely proportional to square of distance, inversely proportional to a square of distance between them, a square of distance between them। एंड सी नंबर लिख देंगे along the line joining them, along the line joining them, along the line joining them। तो यहाँ पे आपका क्या है, ये आपको बनाना पड़ेगा डायग्राम। एक चार्ज मेरे पास Q1 है, एक चार्ज हमारे पास Q2 है, जो मैंने थ्योरी में लिखा है उसी को हम लिख रहे हैं मैथमेटिकल फॉर्मेट में। और आपको थ्योरी याद रहे ना रहे, मैथमेटिकल आपको हर जगह रिप्रेजेंट करना होगा। डिस्टेंस दोनों के बीच में क्या है, r डिस्टेंस है। ठीक है, तो क्या कहा गया कूलम्ब्स के अनुसार
F इज प्रोपोर्शनल टू Q1, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन या रिपल्सन होगा। फिर आपका क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2। फिर आपको क्या कहा गया है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ। तो प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो F इक्वल टू, या पहले ऐसे लिख दो, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फिर F इक्वल टू यहाँ लिख देते हैं K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। जब प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाते हैं उसके बदले एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट देते हैं जिसको हमने K कहा है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे R एक वेक्टर दे दीजिए, यूनिट वेक्टर, R एक यूनिट वेक्टर दे दीजिए। फोर्स क्या है, हम वेक्टर फॉर्म अच्छे से लिखेंगे फिर बाद में। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको अगर एग्जाम में लिखना पड़ेगा तो आपको फोर्स में भी चाहोगे तो आप एक वेक्टर का सिंबल देंगे फाइनल एक्सप्रेशन लिखते समय, और यहाँ पे भी R कैप दे देंगे। कैप जानते हैं, किसी भी पे हम कैप देते हैं तो वो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो फोर्स जो हो गया K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फोर्स का फॉर्मूला हो गया। बोलो कोई डाउट है यहाँ तक में पूछ सकते हो, कुछ भी डाउट है तो कूलम फ्लो के बेसिस पे यहाँ तक में। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आपका यहाँ तक लिखा गया होगा, है ना। तो यहाँ पे आप राइट मत, चाहे ऐसे लिख लीजिए, F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हम कहीं वेक्टर वगैरह नहीं देख रहे हैं, इसका मतलब मैग्नीट्यूड की बात हम चर्चा कर रहे हैं हमेशा। वेक्टर दे देंगे, अगर वेक्टर R वेक्टर यहाँ दे देंगे तो इसका मतलब क्या, वेक्टोरियल नोटेशन में आपका कहला जाएगा। तो देखो क्या कर रहे हैं हम ठीक है, कि यहाँ पे आप सबसे पहली बार आप सबसे फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं कि एप्सिलॉन भी कोई चीज होता है। क्या होता है, इसको हम लोग EPSILON एप्सिलॉन किसको कहे, इसको आप इसका प्रॉपर सिंबल बुक से करोगे। ठीक है, बुक में इस टाइप का ऐसा करके दिया होगा, तो आप एग्जैक्टली जैसे बुक में रेफर किया उस हिसाब से देखोगे, अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हो। तो बुक से प्रैक्टिस कर लोगे थोड़ा सा प्रॉपर साइन लिखने का। तो क्या कहा गया बाबा यहाँ पे, एप्सिलॉन मतलब इस टाइप का जो भी चीज रहेगा, जरूरी नहीं है कि हर जगह एप्सिलॉन नॉट लिखा रहेगा, जो भी है। तो पहले तो आप ये लिखिए कि फोर्स जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसका मतलब क्या था कि जो मैंने K लिखा था, K के बदले क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। ठीक है, तो फाइनली ये है। अब यहाँ पे आपको आपके दिमाग में आएगा कि एप्सिलॉन किस चिड़िया का नाम है, एप्सिलॉन हम कहते किसको हैं, एप्सिलॉन एक्चुअल में है क्या। ठीक है, एप्सिलॉन है क्या एक्चुअल में। तो यहाँ पे हमने एप्सिलॉन 0 लिखा है या एप्सिलॉन नॉट लिखा है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट लिखा है या एप्सिलॉन 0। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में बता रहे हैं। इसमें कोई डाउट है पहले तो पूछ सकते हो। ये रिप्रेजेंटेशन है, एक नया सिंबल है, बस यही समझो फिलहाल में। अब जिससे देखो बाबू, हम चाहें या चलो लिख लो यहाँ पे पहले। ठीक है, लिख लेंगे वेयर एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, एक ही बात होगी। परमिटिविटी, ठीक है, PERMITTIVITY, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। तो आगे हम सब वगैरह ज्यादा लिखाएंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो थोड़ा सा आपको बुक वगैरह उलटना चाहिए। चैप्टर जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट किए हैं तो आपका बुक उलटना चाहिए। कोई डायग्राम निश्चित तौर पे डायग्राम देखना चाहिए, निश्चित तौर पे कि कहाँ पे क्या डायग्राम है, कहाँ पे कूलम फ्लो लिखा, क्या लिखा, कुछ स्पेलिंग, कहीं पे इस टाइप का सिंबल दिया है, तो ये सब पहले जरूर एक बार उलट के देखना चाहिए, है ना। तो उसमें मतलब फायदा में रहिएगा।
एप्सिलॉन नॉट क्या लिखा दिया हमने कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, ठीक है, पहले लिखिए, हम डिटेल में समझा रहे हैं इसको अच्छे से। लिखेंगे F इक्वल टू 1 अपॉन, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा यहाँ पे, आप पहले जो बोल रहे हैं वो लिखते चले जाइए। F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। फिर लिखिए F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पे ना तो नॉट लगाना है ना तो r लगाना है, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। लिखेंगे where epsilon r, where epsilon r is known as relative permittivity of the medium। r का मतलब क्या लिखा है, relative permittivity of the medium, relative permittivity of the medium। लिखेंगे epsilon is called absolute permittivity of the medium। epsilon is called absolute permittivity, लिखा हुआ ऑलरेडी, absolute permittivity of the medium, absolute permittivity of the medium। नीचे लिख देंगे, डेट मीन्स क्या हो गया, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। लिख लीजिए क्या है एक्चुअल में, इसका मतलब क्या है, हम आपको अच्छे ढंग से समझा रहे हैं। बट ये चीज अगर आपके गोल होगा नेक्स्ट क्लास से, तो नेक्स्ट क्लास में जीरो भी समझ नहीं आएगा। हम ये परमिटिविटी रिलेटिव कांस्टेंट पे कुछ क्लास के बाद हम स्पेशल लेते हैं, 2-3 क्लास जो थोड़ा सा हाई लेवल का होगा, उसके पहले सब बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक लिखा गया होगा मेरे ख्याल से। आगे पहले लिख करके इसको कंप्लीट करते हैं, फिर हम समझा रहे हैं एक्चुअल में चीजें। ठीक है, लिखेंगे इन SI यूनिट, इन SI यूनिट, SI यूनिट द वैल्यू ऑफ, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल आएंगे तो आपको डायरेक्ट होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू याद होना चाहिए। इन द SI यूनिट द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन इक्वल टू 9 into 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, पर कूलम स्क्वायर। हमें बता चुके हैं पीछे कि चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है, कूलम है। और आप अगर इसका यूनिट जैसे 9 into 10⁻⁹ है, आप ये अगर आपको थोड़ा सा भी यूनिट डायमेंशन का हल्का सा भी नॉलेज है, तो आप जानते हो बाबू कि अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन को यहाँ रहने देंगे, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। यहाँ आर स्क्वायर है, इधर आर स्क्वायर आकर मल्टीप्लाई होगा तो मीटर स्क्वायर होगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। चार्ज का क्या है, कूलम है, कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर, ये इधर आकर के डिवाइड में आएगा तो कूलम पे पावर -2 हो गया। मैंने पीछे क्लास में कूलम लिखा है, कूलम को C से रिप्रेजेंट करते ये भी मैंने बताया। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको सिर्फ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पूछा जाए, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का सिर्फ पूछा जाए, तो इसका वैल्यू जो होता है वो होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर, फैराड पर मीटर। ठीक है, ये डाटा आपको लिखा गया है। अब यहाँ पे हम लोग पहले थोड़ा सा रुक कर करके थोड़ा सा सोच लेंगे चीजें। ठीक है, यहाँ तक लिखा गया होगा, अब इसको हम हटाते हैं। देखो, हमने आपको क्या कहा बउआ, हमने क्या कहा आपको, हमने ये कहा कि यहाँ पे आपको पहली बार आप सीख रहे हैं कि एप्सिलॉन नॉट आया है। ठीक है, चाहे आपने देखा है कि एप्सिलॉन आया है, चाहे आपने देखा एप्सिलॉन आर आया है, जिसको हमने रिलेटिव परमिटिविटी नाम दिया, जिसको हमने परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस नाम दिया, और जिसको हमने क्या कहा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी नाम दिया। तो किसी को हम रिलेटिव परमिटिविटी कह रहे हैं, किसी को एब्सोल्यूट कह रहे हैं, और किसी को फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं। ठीक है,
अब देखो क्या है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि मान लेते हैं कि आप रेस में भाग लेती हो, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, मतलब 5 किलोमीटर, इस टाइप का जो अलग-अलग रेस होते हैं। सपोज आपके पास 4-5 कंडीशन इस टाइप के कुछ दिए हैं कि आपको 100 मीटर रन करना है आपके स्कूल के प्लेग्राउंड में, 100 मीटर। दूसरी बार कहा गया आपको सेम 100 मीटर रन करना है सैंड पे, बालू पे, ठीक है? गंगा नदी के किनारे देखते हो बालू रहता है, या समुद्र के किनारे देखते हो पूरा बालू-बालू भरा रहता है। इस टाइप का, ये डिजर्ट में मान लेते हैं आपको डिजर्ट ले गया, सेम 100 मीटर की बात की गई, ठीक है? सैंड पे दौड़ना है। मान लेते हैं तीसरी बार कहा गया यही 100 मीटर दौड़ने के लिए कोई आपका डैम्पी लैंड है, दलदल वाला है, ठीक है? जहाँ पे आपका क्या है, दलदल भूमि है, इस टाइप का कहा गया सेम 100 मीटर दौड़ने के लिए। उसके बाद कहा गया मान लेते हैं कि किसी स्विमिंग पूल में जाते हो, मान लेते हैं एकदम वहाँ पे एकदम घुटना से नीचे ही पानी है, एकदम थोड़ा-सा एकदम कम-कम पानी है, तो 100 मीटर कहा गया उस पानी के अंदर दौड़ो, वाटर में, ठीक है? इसी तरह से और अलग-अलग हम ले सकते हैं बउआ, है ना? रोड पे कहा गया दौड़ने ऐसा करके। तो क्या कोई बता पाएँगे कि हर एक टाइम 100 मीटर चलने में सेम टाइम लगेगा कि अलग-अलग टाइम लगेगा 100 मीटर रेस पूरा करने में? अलग-अलग। अलग-अलग। इस अलग-अलग का रीज़न क्या हो सकता है? डिफरेंट टाइम लगेगा। इस अलग-अलग का रीज़न क्या हो सकता है? अगर मान लीजिए कोई पूछा जाए तो ऐसे कुछ भी जो दिमाग में आ के बोल सकते हैं उसके लिए। मीडियम जिस पे दौड़ हाँ, बोलो, बोलो। हाँ, कोई एक बोलो पहले। हाँ, पारवी बोलो, कुछ बोल रही थी, बोलो पारवी पहले। सर वेलोसिटी या फिर स्पीड हो सकती है। मतलब इसका मतलब आपका ये कहना है, ठीक है चलो वेलोसिटी। हाँ, अनुष्का बोलो आप क्या बोल रही थी? वो मीडियम जिस पे दौड़ रहे हैं। मतलब आपका ये कहना है कि मीडियम अलग-अलग है। हाँ, मीडियम अलग-अलग होने की वजह से हाँ। अब न्यूटोनियन फिजिक्स के अनुसार हो सकता है कि वेलोसिटी अलग-अलग है, जैसे अब मान लीजिए पारवी बोली। तो इसका मतलब क्या है, मेन कॉज़ क्या बना? मीडियम। मीडियम है कि कोई मीडियम जो है आपका एकदम प्योर लैंड है, कोई मीडियम वाटर है, कोई एकदम डैम्पी लैंड है, कोई आपका क्या है एकदम बालू है। तो कहीं न कहीं हमारा पैर पड़ रहा है, जो हमें फ्रिक्शन का सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो मीडियम इज़ द मेन कॉज़ और आपका क्या होगा वेलोसिटी अलग-अलग हो गई। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये समझ में आ गया, इसमें आपको कोई समझ में क्योंकि आप बचपन से पैदा हुए हो बउआ, आप कभी पैर में कील चुभा होगा, कभी कहीं दौड़े, कभी कहीं, कभी पानी में उछल-कूद किए हैं, तो आपको एकदम अच्छे से एहसास है। दूसरा एग्ज़ाम्पल हम इसको इसके बारे में कुछ करने से पहले ये बताते हैं कि एक बात बता पाएँगे कि जो ओशियन के नीचे होते हैं एनिमल्स, तो उसका जो विज़न है बहुत डेवलप होता है या बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं? और क्यों? बोलो कुछ बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता है। मतलब हाँ, अ, हाँ, यानी कि जो समुद्र की गहराई में एकदम जो कहते हैं ना कि एकदम नीचे में रहता है, उस सबको भगवान आँख ही नहीं दिए हैं। क्योंकि भगवान जानते थे कि वह सन जो है 8 से लाखों किलोमीटर दूर है। लाखों किलोमीटर तो लाइट पहुँच गई, लेकिन बउआ समुद्र की गहराई मैक्सिमम क्या है 11 किलोमीटर बाबू, 11 पॉइंट समथिंग है, 11 किलोमीटर। तो लाखों लाख किलोमीटर जो है देखो लाइट पहुँच गई बउआ, लाइट में भी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन ये 11 किलोमीटर गहरा या 5-6 किलोमीटर गहरा जो है, ये पानी नहीं लाइट जो है अंदर नहीं पहुँच पाती है। अब देखो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है बउआ, आपको अगर बउआ आप रोड पे अच्छे दौड़ ले रहे हो, ग्राउंड में अच्छे दौड़ रहे हो, लेकिन आप कीचड़ में अच्छे नहीं दौड़ रहे हो, पानी में नहीं दौड़ रहे, कुछ ना कुछ तो रीज़न है। वैसे यहाँ भी मानो कुछ ना कुछ रीज़न है। तो ठीक है, यहाँ पे आपने क्लास 10th में थोड़ा-सा ये पढ़ा परमिटिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सॉरी परमिटिविटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने पढ़ा, म्यू चाहे एन करके जैसे भी, है ना? कोई म्यू लिखा जाता है कोई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और आपने पढ़ा कि भाई अलग-अलग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है तो अलग-अलग वेलोसिटी हो जाती है। नाइस थिंग्स, ठीक है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा। तो सिमिलरली बउआ सिमिलरली जब हम न्यूटन्स का ग्रेविटेशन लॉ पढ़े थे कि F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर और सेम फॉर्मूला आया F इक्वल टू K लिख देते हैं, K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन है।
Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, चाहे चलो यहाँ लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन रहे चाहे एप्सिलॉन नॉट चाहे एप्सिलॉन R, अभी जस्ट क्लियर होगा। तो बउआ सन और अर्थ के बीच में या सन और मून के बीच में या मून और अर्थ के बीच में कुछ भी आ जाए, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है बउआ, लेकिन दो चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा वो बउआ मीडियम पे डिपेंड करता है। वो क्या करता है? मीडियम पे डिपेंड करता है। दोनों चार्ज जो है वो एयर में रखा हुआ है या ये दोनों चार्ज के बीच में कोई मेटेलिक प्लेट रख दिया गया है या ये दोनों चार्ज जो है वो पानी के अंदर डाल दिया गया है, बहुत ज्यादा इसका मायने रखता है इन चीजों का। जैसे इसको अगर एग्जांपल के तौर पे करोगे तो जो मैंने कहा एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस का ये वैल्यू है और हमने कहा एप्सिलॉन आर, तो जो एप्सिलॉन आर एयर के लिए होता है, रिलेटिव परमिटिविटी जो एयर का होता है वो 1 होता है। रिलेटिव परमिटिविटी एयर का क्या है? 1 है। ठीक है, लेकिन बउआ जो रिलेटिव परमिटिविटी है आपका किसका? वाटर का, इसको हम लोग परमिटिविटी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो मेरे मुंह से कभी कभी परमिटिविटी निकलेगा, कभी कभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकलेगा। मेरे मुंह से कभी रिलेटिव परमिटिविटी या परमिटिविटी या एब्सोल्यूट परमिटिविटी वो डिपेंड करेगा फाइनली। तो हम या तो कभी परमिटिविटी बोलेंगे या कभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलेंगे, दोनों एक ही को कहते हैं, है ना। इस पे हम आगे के 4-5-6 क्लास के बाद या और ज्यादा क्लास के बाद पूरा पोलराइजेशन करके एनसीईआरटी में काफी बड़ा टॉपिक दिया है, तो उसमें हम वापस लौटेंगे, लेकिन ये चीज आपको अच्छे से तब तक खूब अच्छे से याद होना चाहिए। तो हम क्या बता रहे थे? हम ये बता रहे थे कि देखो भाई, एयर का जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एयर का जो है आपका रिलेटिव परमिटिविटी वो 1 है बउआ। एक कंपेयर का चीज है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि पार्टुआ टाइप की लड़की जो है दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है, नहीं है ना, ये स्टेटमेंट गलत है बउआ। क्योंकि हम ये कह सकते हैं हाँ भाई एक्स नाम की लड़की जो है वाई नाम की लड़की से सुंदर है, वाई नाम की लड़की जेड नाम की, क्योंकि ये मतलब एक कंपेयर का चीज है। ठीक है, ब्यूटीफुल का कोई नहीं, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है वो, कंपेयर का। वैसे ही अलग अलग मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको हम परमिटिविटी कह रहे हैं, अलग अलग मीडियम का अलग अलग होता है। जैसे चूंकि नमक के बिना तो जिंदगी अधूरा है बउआ, बिना नमक का खाना खा ही नहीं सकते हो कोई लोग। तो आप NaCl का एग्जांपल लो। NaCl देखो, अगर अभी यहाँ पे रखोगे तो सोडियम और क्लोरीन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और इसी NaCl को बउआ अगर आप पानी में डाल देते हो तो क्या हो जाएगा? आप जब हवा में रखे हो बउआ तो फोर्स इक्वल टू आपने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर के जगह 1 रखा क्योंकि एयर में आप रखे हो, एयर में एप्सिलॉन आर 1 होता है। चार्ज ऑफ द सोडियम प्लस चार्ज ऑफ द क्लोरीन माइनस अपॉन जो भी NaCl में जो भी डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर। इसी को जब आप पानी में डालते हो बउआ, इसी को जब आप पानी में डालते हो तो आपको लिखना पड़ेगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q सोडियम प्लस Q क्लोरीन माइनस अपॉन एप्सिलॉन R जो होता है वाटर का वो 81 होता है R स्क्वायर। तो आपने क्या पाया? ठीक है, आपने क्या पाया कि फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन वाटर, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका? 81 हो जाएगा। सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या? 81 ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि दो चार्ज के बीच में अगर आपको दो चार्ज को रखे हो बउआ हवा में और वही दोनों चार्ज को सेम डिस्टेंस पे बिना कोई चीज चेंज किए हो, अंतर सिर्फ इतना ही है कि दोनों चार्ज को आपने 1 मीटर दूर एयर में रखा और दूसरी बार में आपने वाटर में रखा। आप क्या पाते हो कि जो एयर में फोर्स लगता है वो वाटर के रिस्पेक्ट में 81 टाइम ज्यादा लगता है। इसका मतलब क्या है? वाटर की वजह से दो चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो 81 टाइम कम हो जाता है।
क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कितना टाइम्स, 81 टाइम्स कम हो जाता है। इसी को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, कि जिस मीडियम में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा उस मीडियम के दो चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम होगा। बोलो, कोई डाउट है पूछो, हमने क्या बताया और यहाँ तक में क्या समझ नहीं आया और आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप पूछ लेंगे। क्या अनुष्का बोल सकती हो और पारवी पूछ सकती हो बाबू कुछ भी, क्योंकि ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वही चीज है, आपको ये बता दिया गया कि अगर एप्सिलॉन नॉट की सिर्फ बात है तो एयर की बात है, साथ में एप्सिलॉन नॉट के साथ में एप्सिलॉन आर भी आया तो हम एयर के लिए भी लिख सकते हैं बउआ, और एप्सिलॉन आर का वैल्यू एयर में 1 देंगे। अदरवाइज कोई भी मीडियम आएगा तो वहां पे आपका क्या होगा, वहां पे एप्सिलॉन आर का वैल्यू आपको दिया रहेगा। ठीक है, अदरवाइज न्यूमेरिकल चेंज करेगा, सबको दे करके एप्सिलॉन आर पूछ सकता है आपसे। ठीक है, कि भाई एयर में इतना फोर्स लग रहा है, वाटर में इतना फोर्स लग रहा है, एयर का तो आप जानते हो सब कुछ, तो बताओ कि वाटर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, आप निकालोगे अपने आप 81 के लगभग, 80 पॉइंट समथिंग होता है, आगे हम डाटा लिखाएंगे डिटेल में। ठीक है, तो वैसे ही एप्सिलॉन नॉट आपको मालूम होना चाहिए। एप्सिलॉन आर ये रिलेटिव परमिटिविटी है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके एब्सोल्यूट परमिटिविटी बनता है। तो एक्चुअल में फॉर्मूला में कहीं पे भी एक्चुअल में फॉर्मूला जो है, जो मैंने लिखा आपको कि फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई, एक्चुअल में एप्सिलॉन ही लिखते हैं, एप्सिलॉन सिर्फ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होता है, क्योंकि एप्सिलॉन क्या है, ये एप्सिलॉन जो है एक्चुअल में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब क्या मोस्टली काम हम एयर के लिए करते हैं बउआ, तो इसीलिए देखोगे मोस्टली बुक जो है आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लिखा है, लेकिन एक्चुअल में ये एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर है। एक्चुअल में एयर का 1 होता है, इसलिए ये लिखा हर जगह लिखा हुआ आपको। जहां मीडियम का चर्चा किया है तो वहां पे उसने एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लिखा है या तो एप्सिलॉन लिखा है। ठीक है, तो हम लोग के आगे चल करके डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन को हम लोग के से भी रिप्रेजेंट करते हैं, के बेसिस पे ही पूरा न्यूमेरिकल करेंगे आगे चल करके। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। देखो, जैसे आपको इलेक्ट्रोस्टेट में परमिटिविटी पढ़ना है, वैसे ही मैग्नेट वाला चैप्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, अल्टरनेटिंग करंट में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, इस सब में एप्सिलॉन के जगह पे एक दूसरा आएगा जिसको हम लोग म्यू नॉट कहेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे यहीं पे, और आपको याद होना चाहिए आज के बाद। म्यू नॉट को हम लोग कहते हैं परमिएबिलिटी। ठीक है, PERMEABILITY, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, अभी हम वेलोसिटी ऑफ लाइट के बारे में बहुत चर्चा कर रहे थे, तो देखो एक फॉर्मूला होता है बउआ, C² इक्वल टू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट बता दिए, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, और म्यू नॉट अभी बताए वो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। ये इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, जबकि म्यू नॉट में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। और पूरा पहला बुक बउआ इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मैग्नेटिक फील्ड, यही दोनों चीज पे पूरा पहली बुक पढ़ना आपको। तो ये तमाम चीजें हम लिखा करके सिर्फ आपका बेस बना रहे हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सिलेबस एकदम बहुत स्लो स्लो बढ़ रहा, बट थोड़ा सा बेस बन जाएगा तो फिर आपको काफी अच्छे समझ में आएगा। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए बउआ। ठीक है, जहां तक अगर म्यू नॉट की बात है, तो अगर अभी से याद कर लोगे तो काफी फायदे में रहोगे आगे। 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। हेनरी आपको हेनरी लो आगे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसमें भी वक्त लगेगा 2-3-4 महीना ज्यादा। हेनरी पर मीटर। सी यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है बउआ। सी यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। ठीक है, कोई डाउट है पूछ सकते हो। जैसे कोई मीडियम आता है बउआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है, कम कर देता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तभी तो फोर्स कम लगेगा। ठीक है, वैसे ही परमिएबिलिटी है बउआ, ये भी अगर मीडियम में यूज होता है तो क्या करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड पे इफेक्ट करता है।
अगर फ्री स्पेस है तो कुछ और है, अदरवाइज आपका यहाँ पे भी म्यू नॉट, म्यू आर और म्यू रिलेटिव परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी और परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, वो देखेंगे, इसमें भी वक्त लगेगा पहुंचने में। ठीक है, तो देखो कैसे करके है बउआ, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो पहला बुक का लास्ट चैप्टर है उसमें ये बउआ आपको रिलेशन दिया हुआ अच्छे ढंग से। ठीक है, लिखेंगे बउआ, हेडिंग डालेंगे 1 कूलम, 1 कूलम, हम जैसे भी डालो ONE1 कूलम। ठीक है, 1 कूलम का चार्ज क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं बउआ, एग्जाम में अगर आता है या कोई भी पूछेगा तो क्लास 12th में राम कहानी नहीं लिखना होता, आपको मैथमेटिकल फॉर्मेट में जितना अच्छे से चलोगे उतना ज्यादा अच्छा मार्क्स उठा पाओगे आप। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि 1 कूलम को अगर एक्सप्लेन करने आता है कि डिफाइन 1 कूलम, हालांकि ये सब 5-7 साल पहले काफी ज्यादा पूछे जाते थे, धीरे धीरे टेक्निकल क्वेश्चन के साथ ज्यादा है एग्जाम का फोकस। तो जो भी है 1/4 पाई एप्सिलॉन आप लिखोगे कि वी नो दैट F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू कितना है, अभी हमने बताया कि 9 × 10⁻9 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R का स्क्वायर। फिर लिखोगे, क्या लिखोगे कि इफ Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू 1 कूलम एंड R इक्वल टू 1 मीटर, then force equal to 9 × 10⁻9 क्या आ जाएगा, न्यूटन, 9 × 10⁻9 न्यूटन। लिखोगे 1 कूलम इज that much of charge, 1 कूलम इज that much of charge, that much of charge that repel equal and similar charge, रिपल मतलब अट्रैक्शन रिपल्सन होता है ना, वही रिपल्सन है वो, that repel an equal and similar charge with a force of 9 × 10⁻9 Newton, 9 × 10⁻9 Newton when placed in a vacuum, at a distance of 1 meter, placed in a vacuum at a distance of 1 meter, at a distance of 1 meter। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं, Q1 Q2 का भाई 1 कूलम का रखा, R का वैल्यू 1 मीटर रखा, यहाँ पे पुट किए 1 × 1 1 हो गया, अपॉन 1 1 हो गया, ये पूरा 1 हो गया, फोर्स का वैल्यू 9 × 10⁻9 न्यूटन बच गया। तो भाई 1 कूलम का चार्ज किसको कहेंगे, इसका मतलब हम ऐसे चार्ज को 1 कूलम कहेंगे जिस चार्ज को अगर हम एयर में रखे या वैक्यूम में 1 मीटर दूर रखे, अगर वो दोनों चार्ज के बीच में अगर फोर्स ऑफ रिपल्सन जो है 9 × 10⁻9 न्यूटन लग रहा है, तो इसका मतलब मस्ट है कि वो 1 कूलम का ही चार्ज रहा होगा। ठीक है, जो 1 मीटर सेपरेट है दूसरे से, उसको 1 कूलम का चार्ज कहें। ठीक है सर जी, एक लाइन यहाँ पे लिख लो, जो कि कहीं कहीं काम देगा आपको छोटे छोटे क्वेश्चन में। F0 का मतलब क्या है, ये फोर्स इन एयर है, चाहे ऐसे ही लिख लो, F0 मत लिखो आप, फोर्स इन एयर इक्वल टू relative permittivity into force in medium, लिख लेंगे यहाँ पे कि force between two charges is maximum in air, force between two charges is maximum in air,
ठीक है, यहाँ पे लास्ट लाइन लिख लोगे इसमें कि रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन आर। मैंने लिखा था फॉर्मूला एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, यानी कि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी एब्सोल्यूट परमिटिविटी और फ्री स्पेस के रेशियो को रिलेटिव, नाम ही इसका रिलेटिव। ठीक है, लिख लेंगे इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। कोई भी रेशियो क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। पूछो, यहाँ तक मैं कुछ भी डाउट है पूछ लेंगे पहले बाबू आप लोग। क्या अनुष्का पूछो, कोई डाउट है यहाँ तक में? तो नहीं है नेक्स्ट क्लास में हम पूछेंगे बाबू 2-4-5 मिनट। ठीक है, लिखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे, लिखेंगे फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। फाइंड द रेशियो ऑफ electrical to gravitational force between electron and proton separated by 1 meter distance. Separated by 1 meter distance. Separated by 1 meter distance. कहीं कुछ नहीं कहा जाए बउआ तो अपने मन से मान लेंगे कि वो एयर या वैक्यूम है। ठीक है, जब भी कोई मीडियम की बात करेगा तो उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको दे दिया करेगा। क्या कहा बउआ आपको कि फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स और रेशियो किसके साथ निकालना, टू ग्रेविटेशनल फोर्स। किसके किसके बीच में, तो आपसे कहा है कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक आपका क्या है, प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन का भी कुछ मास है, प्रोटॉन का भी कुछ मास है। इसको आपने 1 मीटर डिस्टेंस पे रखा है, 1 मीटर डिस्टेंस पे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स Fg का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या होता है, G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अनुष्का जी का वैल्यू याद है क्या, क्या होता है जी का वैल्यू? नहीं, भूल गए हैं। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 ये जी का है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बता पाएंगे क्या, याद है कि नहीं को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? ये सब याद होना चाहिए बाबू, छोटा एकदम बेसिक चीज है। देखो ठीक है, जी का वैल्यू आप क्लास 9 से पढ़ रहे हैं तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11। डायमेंशन भी याद होना चाहिए कि भाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऐसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आपका 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। ऐसा यूनिट में रखना है। मास का ऐसा यूनिट क्या है, केजी है, इसलिए केजी में रखेंगे बाबू, ग्राम में नहीं रखेंगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये 1 स्क्वायर चलो लिख दिए। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू ये हो गया। सेम बउआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लगेगा आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, के Q1 Q2 यानी कि चलो लिख देते हैं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। के का वैल्यू तो आप जान रहे हो कि 9 इंटू 10⁻9 होता है, इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। प्रोटॉन पे भी यही चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एक पे प्लस एक पे माइनस, तो यहाँ मतलब नहीं है बउआ। ठीक है, अपॉन 1 का स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। आपको Fe अपॉन Fg करना है, मतलब इसको ऊपर रखना है इस डाटा को और इस डाटा से डिवाइड करना है। Fe अपॉन Fg। कहीं डाटा में डाउट हो रहा पूछ लेंगे। Fe को अगर आप ऊपर रखोगे,
ठीक है, Fe को अगर आप ऊपर रखोगे तो आपको क्या लिखना पड़ जाएगा, 9 इंटू 10 पे पावर 9, 9 इंटू 10 पे पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6, 2 बार 1.6, 10 पे पावर -38 आ जाएगा। -19 क्या होगा, 38 होगा। 38 अपॉन, इसको लिखोगे तो 6.67 इंटू 10 पे पावर -11, 6.67 इंटू 10 पे पावर -11 इंटू 9.1 इंटू 10 पे पावर -31, 1.6, 1.6 इंटू 9.1 इंटू 10 पे पावर -31 है और -27, 7 1 8 और 3 2 5, -58 आ जाएगा। 10 पे पावर -58। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करोगे, इसको आपको करना आगे बहुआ, ठीक है। और आप कैलकुलेट करने के बाद आप ये बताओगे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अप्रोक्सीमेटली इसका जो वैल्यू आएगा 2.4 इंटू 10 पे पावर 39 ये आना चाहिए। अब 58 करोगी, 11 करोगी, दोनों माइनस में है तो ये 69 हो जाएगा। 69 जा करके ऊपर में प्लस होगा, 38 माइनस होगा, तो है ना, 8 सबको हटाओगे ये सबको, तो अप्रोक्सीमेटली यही आना चाहिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। कोई डाउट है पूछ लेंगे। इसको आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, ऐसा नहीं कि भाई हमने यहाँ लिख दिया तो आप बैठ जाइएगा, है ना। क्लास 12th में बउआ फिजिक्स कैलकुलेटिव है, कैलकुलेटिव का मतलब बराबर डेरिवेशन तो खड़ा आएंगे थोड़ा मोड़ा, 11 जैसा नहीं आएंगे, लेकिन कैलकुलेशन से बउआ फिजिक्स में नहीं भाग सकते हो। तो इसलिए अगर हम कम कैलकुलेशन करवाते हैं तो सोचे कि ये आपके लिए प्रॉब्लम है। ठीक है, टाइम चूंकि हम देखें कि भाई ये हम यहाँ तक का पढ़ाई हम फर्स्ट क्लास में लेते थे, आज तक का रिकॉर्ड था मेरा बउआ, जबकि आपका 3 क्लास लग गया। ये हकीकत बता रहे हैं, आज तक के किसी भी बैच में हम यहाँ तक का पढ़ाई जो है फर्स्ट क्लास लेते थे, एकदम इलेक्ट्रोस्टैट हेडिंग देते थे, स्टार्ट होते थे और स्टार्ट होने के बाद यहाँ जाकर के क्लास रुकती थी। ठीक है, फर्स्ट मतलब हमने आपको आज पहली बार है कि भाई जिसको इतना करने में हमको 3 क्लास लगा। जो भी है, देखो एक यहाँ पे इसका फिजिकल मीनिंग क्या हुआ, जैसे महाभारत सब लोग जानते होंगे और सब लोग जानते हैं कि भाई कृष्ण भगवान जो है अपना विराट रूप दिखाते हैं। जब गीता का उपदेश देते रहते हैं अर्जुन को तो उस समय उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया। अब देखो बाबू, साइंस तो आपको बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है, या साइंस तो आपको बहुत कुछ बता रहा है। जैसे देखिए, कोई ह्यूमन बीइंग्स है, ठीक है, कोई ह्यूमन बीइंग्स है, इसका बॉडी जो है आपका, क्योंकि आप जानते हो कि कोई एमआरआई वगैरह करवाता है, ठीक है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। तो चूंकि बउआ आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि अगर तरबूजे खरबूजे में 80% वाटर है तो आपकी बॉडी में भी 70-70% लगभग वाटर है, ऐसे करके कुछ कुछ पढ़ते हो। और वाटर जो है क्या चीज का बना है, हाइड्रोजन का बना है। इसका मतलब पूरा बॉडी में बउआ, या जानते हो कि दुनिया का हर कुछ जो है एटम का बना है, एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का बना है। इमेजिन करो, मान लेते हैं कि आप एकदम इस टाइप का सिस्टम डेवलप कर लिए, इस टाइप का सिस्टम डेवलप कर लिए कि मान लेते हैं कैसे है कि स्विच को ऑन ऑफ करते हो तो बल्ब ग्लो होती है या स्विच ऑफ हो जाती है ना। मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसा स्विच है आपके बॉडी में जिसको प्रेस करते ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है काम करना बंद कर दे। ये प्रैक्टिकल बता रहे हैं बाबा, ये हकीकत हो जाएगा अगर ऐसा कोई कर ले तो। मैंने क्या कहा कि अगर आपके पास एक ऐसा सिस्टम है कि अगर आप उसे ऑफ करेंगे तो आपके बॉडी में जो भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है प्रोटॉन पॉजिटिव है, तो जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है अगर मान लेते हैं लगना बंद हो जाए
तो ये प्रैक्टिकल डाटा है बाबू, ये प्रैक्टिकल है। आपका बॉडी का जो साइज हो जाएगा वो अप्रोक्सीमेटली 10 पे पावर 40 टाइम्स बढ़ जाएगा। और जब आपका बॉडी का साइज 10 पे पावर 40 टाइम्स बढ़ जाएगा, उन सिचुएशन में बउआ, ठीक है, आपका बॉडी इतना बड़ा हो जाएगा, आपका बॉडी इतना बड़ा हो जाएगा कि आप जो है सन से बउआ फुटबॉल खेल सकते हो और अपने मुंह में आप जो है चांद को दिखा सकते हो। और सेम तो विराट रूप दिखाते हैं भगवान कृष्ण, तो सेम इसी टाइप का तो दिखाए वो चीजें। ये हकीकत है। इसका मतलब क्या है बउआ कि डेली लाइफ में आप मतलब ऑब्जेक्ट को छत से नीचे गिरते हुए देखते हो, या आप फिसलते हुए गिरते हो, या वो ग्रेविटेशनल फोर्स आप देख रहे हो, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है बउआ, जो आपको दिखता नहीं है। तो अगर वाकई अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में बॉडी में लग रहा है, जो आपकी बॉडी को पूरा बांध करके रखा है, अगर मान लेते हैं आपके पास सिस्टम है, आप उसको कुछ इंस्टेंट के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को लगाना बंद कर देंगे, तो ये हकीकत है कि आपकी बॉडी की साइज यूनिवर्स में फैल जाएगी और सन से आप फुटबॉल खेलोगे, चांद को आप अपने मुंह में दबा के रख सकते हो। तो इससे मतलब कहने का क्या मतलब है बउआ? कहने का ये मतलब है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, मच 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 स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। लेकिन वो हम फील नहीं करते हैं डेली लाइफ में। डेली लाइफ में सिर्फ हम ग्रेविटेशन को फील करते हैं बउआ, ठीक है। कि कुछ आपका शूटिंग स्टार जो है इधर से उधर होता है तो चलो भाई हम लोग दौड़ के देखने जाते हैं, ठीक है, वो ग्रेविटेशनल फिनोमिना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमिना जो है वो पूरा 8 टर्म इस सबको बाउंड करके रखा है। कोई डाउट है यहाँ तक में पूछेंगे? ठीक है, हाइड्रोजन डाल दो हुआ कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में हम लोग कूलम्ब्स लॉ को लिखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा समझना होगा, अभी तक जो भी चीज बताए उसको हर हाल में याद करना होगा आपको। अब यहाँ से वो आपको मैथमेटिकल चीजें अब स्टार्ट होगी, ठीक है। तो इसलिए इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन का और आपका मैथमेटिकल फॉर्मेट का, थोड़ा सा वेक्टर का आपको जरूरत पड़ते जाएगा कुछ ना कुछ। देखो ये रेफरेंस फ्रेम लिए हैं, चार्ज तो डिपेंड नहीं करता है बउआ, लेकिन डिस्टेंस तो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस बिना रेफरेंस फ्रेम का ले नहीं सकते हैं, इसीलिए सपोज यहाँ पे हमारे पास एक Q1 नाम का चार्ज है, यहाँ पे हमारे पास Q2 चार्ज है। क्या आपके स्कूल के एग्जाम में बउआ आता है वेक्टर लॉ इन कूलम्ब्स लॉ को प्रूव करने के लिए, सॉरी कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में प्रूव करने के लिए। सपोज क्या है, चार्ज Q1 जो है इसका डिस्टेंस जो है ओरिजिन से, ये ओरिजिन है, इसका डिस्टेंस जो है आपका वो R1 वेक्टर है, R1 वेक्टर है। Q2 चार्ज जो है, अब जो नहीं स्टेट है कैसे भी ले सकते थे, ठीक है। Q2 चार्ज जो है इसका डिस्टेंस जो है R2 वेक्टर है, R2 वेक्टर है। देखो तो ये R1 है, ये R2 है। अगर हम यहाँ लिखते हैं R1 2 कैप, तो जब भी हुआ किसी सिंबल के ऊपर कैप दिया जाता है तो इसका मतलब होता है यूनिट वेक्टर को। और हम लोग जानते हैं कि यूनिट वेक्टर जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए दिया जाता है। अगर हमने यहाँ लिखा है R12, इसका मतलब है एक ऐसा वेक्टर जो 1 से 2 के तरफ डायरेक्टेड है, ठीक है, यानी R12 ऐसे हो जाएगा। अगर हमें जरूरत पड़ेगा R21 का, तो इसका मतलब R21 क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, हम नीचे मेंशन करेंगे। ये अलग अलग स्कूल के टीचर इस मेंशन को करते हैं और अलग अलग तरीके से बताते हैं, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि हमको इस टाइप से बताया गया है, यहाँ पे यही बता रहे हैं, नहीं।
ये रिप्रेजेंटेशन है, ये आपके हाथ में है, आप किसको किस डायरेक्शन में एज्यूम करते हो। जैसे देखो, ये पहले डायग्राम आप बना लेंगे, ठीक है। Q1 चार्ज है, Q2 है, R1 वेक्टर है, R2 वेक्टर है, R12 R21। R12 का मतलब हो गया इधर से 1 से 2 के डायरेक्शन में, R21 का मतलब हो गया 2 से 1 के डायरेक्शन में। कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर। देखो, अगर हमने लिखा है, एक मिनट आओ, अगर हमने लिखा है F12, जब भी आप कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिएगा तो इसमें जो है टीचर आपको अलग अलग चीज नहीं बताएंगे, बट यहाँ वाला चीज जो है अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से बताएंगे। तो क्या वो रिप्रेजेंट करके, क्या एज्यूम करके वो आगे बढ़ रहे हैं, वो आपको सोचना है। क्या हम लिख रहे हैं वो मायने नहीं करता, मायने ये है कि कौन जो है क्या एज्यूम कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग जो है कंक्लूजन निकालना होगा। अदरवाइज सिंपल जो हम बता रहे हैं उसको आप अच्छे ढंग से दिमाग में रख लीजिएगा। F12 का मतलब हुआ, F12 का मतलब हम ले रहे हैं यहाँ पे फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज 1 पहले है तो फोर्स ऑन चार्ज Q1 किसके द्वारा, तो ड्यू टू चार्ज Q2, ड्यू टू चार्ज Q2, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। सिमिलरली F21 पहले मेंशन करते हैं, फिर डेरिवेशन में आपको पता चलेगा। F21 का मतलब हो गया फोर्स ऑन चार्ज Q2, F21 का मतलब हो गया फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। इसको हो सकता है टीचर आपके स्कूल में या कहीं दूसरे जगह आपको दूसरे तरीके से बतावे। हम कह रहे हैं कि फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, वो हो सकता है बताया कि फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, उल्टा लिखा है उसको, ठीक है। तो ये हम जो एज्यूम कर रहे हैं उसी के हिसाब से हम प्रूव करेंगे। ऑथेंटिक बुक जो है ऐसे ही करता है हर जगह, इसलिए F12 F21, ठीक है। सिमिलरली हुआ, हम यहाँ जो फर्स्ट वाला माने हैं डिस्टेंस में हम उल्टा मानते हैं। F12 का मतलब मैंने क्या कहा, F1 1 पहले तो पहला चार्ज पर लगेगा किसके द्वारा, दूसरा चार्ज के द्वारा, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, ठीक है। हमने R21 कैप लिखेंगे यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम चार्ज Q2 टू चार्ज Q1 2 to 1, unit vector directed from charge Q2 to charge Q1, R12 vector लिखेंगे यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम चार्ज Q1 टू चार्ज Q2, ठीक है। R12 R21 का मतलब 2 से 1 के तरफ, 1 2 का मतलब 1 से 2 के तरफ। F12 का मतलब एक पे फोर्स लग रहा है दूसरे के द्वारा, F21 का मतलब 2 पे फोर्स लग रहा है पहले के द्वारा। ये मेंशन करना होगा डेरिवेशन में वेक्टर लो को करने में। पूछो यहाँ तक में कोई डाउट है जंक्शन में तो, ठीक है। देखो, ये आपने एज्यूम कर लिया, अब हम लिख क्या रहे हैं, आपको एक स्कूल के एग्जाम में आता है बउआ कि आप प्रूफ कीजिए कि कूलम्ब्स जो है लॉ जो है वो न्यूटन के तीसरा लॉ को सेटिस्फाई करता है। या तो आपको आएगा कि स्टेट एंड प्रूफ द कूलम्ब्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म, स्टेटमेंट ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ स्टेटमेंट, और प्रूफ वेक्टर फॉर्म, तो ऐसे ही कीजिएगा। या तो अगर आपको आएगा कि क्या कूलम्ब्स लॉ जो है न्यूटन के तीसरा लॉ को फुलफिल करता है, बोलिएगा यस, फिर वो पूछेगा हाउ, आपको पूरा करना होगा। ये मिनिमम 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, अगर हाउ पूछेगा तो आपको मिनिमम 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। इसका मतलब वो डेरिवेशन आपसे पूछ रहा पूरा पूरा, ठीक है। आपको एग्जैक्टली ऐसे ही करना है, ऐसे डायग्राम बनाना है, जो मैंने 4 चीजें मेंशन किया है, फोर्स को और डिस्टेंस को लेकर के मेंशन करना है। उसके बाद काफी आसान है, जैसे हम F12 लिखे हुआ है, F12 यानी कि फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, ठीक है। पहला चार्ज पे दूसरा चार्ज के द्वारा क्या फोर्स लगेगा, Q1 पे लगा रहा है कौन, Q1 पे फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, Q2 लगा रहा है। तो जो भी है इसको तो आपको लिखते ही जाना 1/4 पाई एप्सिलॉन
चार्ज कौन कैसे लगा रहा है, Q1 Q2 में तो कोई फर्क आएगा नहीं क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। R स्क्वायर में भी कोई फर्क आएगा नहीं क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, R है। फर्क कहाँ पे आएगा, आपको डायरेक्शन देते समय। तो F12 का मतलब क्या है, एक पे फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, Q2 लगा रहा है। चार्ज 1 पे फोर्स लगा रहा है कौन, चार्ज 2 लगा रहा है। तो अनुष्का बताएगी कि अगर एक पे चार्ज 2 लगाएगा तो इसका डायरेक्शन क्या होगा। चार्ज Q1 यहाँ पे है, चार्ज Q2 है। 1 का मतलब क्या है, इस पे फोर्स लगा रहा है, कौन लगा रहा है, Q2 लगा रहा है। Q2 जो है Q1 पे फोर्स लगा रहा है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, R के टर्म में। भारी लगेगा पूछना, हम बोले कि पूछो भाई, एकदम खुल करके पूछ लो चीजों को, अदरवाइज आप बताइए। बोलो तो भाई, दोनों लाइक चार्ज है ना, दोनों लाइक चार्ज है। अच्छा ये आप इसको लिखने के ऊपर मेंशन कर देते कि बोथ आर लाइक चार्ज। लाइक चार्ज मतलब या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव है, ठीक है। तो हमने पहला केस क्या लिया है बउआ, ये बोथ आर लाइक चार्ज। लाइक में दोनों पॉजिटिव होंगे चाहे दोनों निगेटिव, तो रिपल करेंगे बउआ। तो पहला चार्ज पे दूसरा चार्ज जो फोर्स लगाएगा उसका डायरेक्शन ये होगा, इसका मतलब क्या होगा, R21, 2 से 1 के तरफ। तो 2 से 1 के तरफ में हमने क्या एज्यूम किया, R21 लिखना, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा R21 कैप, ठीक है। तो देखो हमने इंटेंसली इस टाइप से बनाया और स्टैंडर्ड बुक आपका एकदम इंटेंसली इसी टाइप से बनाया कि बच्चे लोग कंफ्यूज ना करें, क्योंकि फोर्स में अगर हम F12 लिए हैं तो R में R21, जस्ट इसका उल्टा देखो। सिमिलरली F21 सेम बउआ 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ 21 है तो यहाँ क्या होगा, R12। इसका मतलब क्या हुआ, दूसरा चार्ज पे पहला चार्ज फोर्स लगा रहा है तो इधर तो ये है, धक्का देगा, लाइक चार्ज रिपेल करेगा Q1 के द्वारा Q2 पे। इसका मतलब क्या है, 1 से 2 के तरफ जाएगा तो R12 वेक्टर हो गया। वही तो हमने एज्यूम करके लिखा है पहले 4 लाइन, F12 F21 R12 R21। बोलिए सर जी, कुछ भारी लगा तो पूछ लीजिए। कोई कुछ नहीं बोलेगा, फारवी बोलो, अब 1-2-3 मिनट में हम छुट्टी कर देंगे। हाँ हाँ बोलो। में अट्रैक्ट करेगा। नहीं बउआ, सिंपल कहानी है, देखो हमने यहाँ पे केस लिख दिया है कि बोथ आर द सेम चार्ज। तो जब दोनों का दोनों बउआ सेम चार्ज है तो हमने पीछे बताया है कि सेम चार्ज में रिपल्सन होता है। तो Q1 यहाँ पे है, Q2 यहाँ पे है। अगर Q1 फोर्स लगाएगा Q2 पे तो उसको इधर धक्का देगा बउआ, रिपल करा, भागो भाई। तो डायरेक्शन किधर होगा, R12, वही R12 लिए हैं। सिमिलरली अगर Q1 पे Q2 देगा, फोर्स लगाएगा तो इधर ही करेगा बउआ, तो 2 से 1 की तरफ जाएगा तो R21 की है, वही मैंने मेंशन किया है कौन किस पे फोर्स लगा है और डायरेक्शन क्या मीनिंग क्या है, उसी के बेसिस पर हमने ये लाइन लिखा। यहाँ पे लिख लो एक लाइन और कि इफ चार्जेस आर अपोजिट इन साइन, इफ चार्जेस आर अपोजिट इन साइन, चार्जेस आर अपोजिट इन साइन, ठीक है। तो देखो आपने लिख लिया, हम अलग नहीं लिखते हैं, हम सिंपल यहाँ से हम निगेटिव साइन यहाँ लगा दिए बाबू, बस। आप भी दोनों अलग नीचे नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, वहीं पे नेगेटिव मत लगाइएगा। अपोजिट साइन में होने की वजह से क्या होगा कि जैसे Q1 है Q2 है, अपोजिट साइन है तो क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा। एक पे अगर फोर्स लगाएगा Q2 के द्वारा तो चूंकि अपोजिट है तो Q2 क्या करेगा, खींचेगा। जब लाइक चार्ज था तो Q1 को Q2 धक्का देकर भगा रहा था, लेकिन जब अनलाइक है, अट्रैक्शन हो रहा है, तो Q1 को क्या करेगा, Q2 खींचेगा अपने तरफ। इसका मतलब अगर हमने, तो हमें क्या देना चाहिए था, रूल के हिसाब से जब एट्रैक्शन होगा, क्योंकि पहला तो तो हमने रिपल्सन में लिखा था, लाइक चार्ज रिपल करेगा। जब एट्रैक्शन होगा तो हमको रूल के हिसाब से 1 से 2 की तरफ जा रहा है बउआ, लेकिन हम यहाँ पे 1 से 2 ना देके हम 2-1 ही दिए हुए हैं। और जब निगेटिव साइन लिखा दिए, तो जब निगेटिव लगा दिए R21, इसका मतलब क्या है, निगेटिव ऑफ R21 का मतलब हो गया ये R12, ये दोनों एक ही चीज हो गया।
इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये चीज आपको इतना तो कम से कम वेक्टर समझना ही होगा बाबू, ठीक है, इतना वेक्टर तो बेसिक आपको आना ही चाहिए, अदरवाइज आप पूछिए क्लियरली, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी हुआ, क्योंकि अपोजिट साइड है, अपोजिट है आपका चार्ज, है ना, हमने केस सेकंड लिया है कि बोथ चार्ज आर इन अपोजिट इन साइन, तो दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो जो पहले के अनुसार रिपल्सन में जो था हम सेम डाटा लिखे लेकिन निगेटिव साइन दे दिए, इसका मतलब अट्रैक्शन में पहले के उल्टा लगेगा फोर्स। पहले अगर Q1 Q2 था, Q2 लगा रहा था Q1 पे इधर, तो अट्रैक्शन होगा तो इधर लगाएगा। तो अगर सब कुछ सेम लिखे हैं तो अगर इसको हम पॉजिटिव माने हैं तो इस डायरेक्शन को निगेटिव माने हैं, उसी को लिखे बाबू, सेम चीज को लिखे मैंने, इसलिए निगेटिव लगाया। अनुष्का को डाउट है पूछ लेंगे यहाँ तक में? नहीं ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम जस्ट क्लास स्टॉप कर रहे हैं, हम यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन लिखे कि देयरफॉर R12 इक्वल टू माइनस R21, क्योंकि ये डायग्राम से दिख रहा है R12 R21 क्या है, उल्टा है, और इस बेसिस पे हम कहते हैं कंक्लूजन कि F12 जो है वो माइनस F21 है। न्यूटन का लॉ यही कहता है कि अगर आपकी मम्मी आपके गाल पे 5 न्यूटन का चाटा मारी है तो आपका गाल भी आपके मम्मी को हाथ को 5 न्यूटन वापस कर दिया है, ये ट्रू है। अंतर बस इतना ही है कि मम्मी का हाथ जो था वो हार्ड था और आपका गाल जो था वो सॉफ्ट था, तो मम्मी का 5 उंगली आपके गाल पे छप गया, ठीक है, तो आपके गाल को दर्द हुआ। लेकिन एक्चुअल फिजिक्स का रूल यही कहता है बउआ कि सेम फोर्स जो है आपके मम्मी के हाथ पे भी लगा है, वही है, जितना एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा रहा एग्जैक्टली उतना ही फोर्स पहला चार्ज दूसरे पे लगा रहा है। इसी को न्यूटन का थर्ड लॉ का प्रूफ कहते हैं, या तो ये पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है बउआ ये न्यूटन का कूलम्ब का वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, न्यूटन लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है यहाँ तक में चीजें, इसको थोड़ा सा समझ के रखोगे, अगले क्लास में हम थोड़ा सा छोटा छोटा क्वेश्चन के बीच में पूछेंगे, ठीक है, और जो पूछेंगे तो सर जी वो आपको जवाब देना होगा। 1 मिनट का बस ले रहे हैं लास्ट लाइन, लास्ट लाइन से सिखा रहे हैं हम आपको, लिख लेंगे। आपका कूलम्ब लॉ तो कंप्लीट हो गया यहाँ पे, क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो चलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिस पे। तो उसके पहले बस एक छोटा सा लाइन लिखा रहे हैं, लिख दीजिए लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको लैम्डा से लिखते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्डा क्या होता है, dq/dl। कभी कभी आपको जरूरत पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो dq इक्वल टू लैम्डा dl इंटीग्रेशन। कोई भी बउआ वायर है एकदम पतला सा 1 डायमेंशनल, इस पे जो भी कुल चार्ज होगा इसका कुल जो लेंथ होगा L, तो चार्ज को अगर लेंथ से डिवाइड करोगे इसको क्या कहते हैं हम लोग, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं, इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू q/l। इसी को यूज के रूप में लाने के लिए dq लिखा गया है और dl, टोटल dq चार्ज टोटल dl चार्ज, ठीक है। उसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन में जरूरत पड़ता है dq/इक्वल टू लैम्डा dl। आगे हम लोग 2-3 डेरिवेशन करेंगे, उसमें हमें जरूरत पड़ेगा बउआ, नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में पूरा जरूरत पड़ेगा इसका, इसलिए हम स्टार्टिंग में लिखाते हैं। एक लाइन लिख लोगे यहाँ लीनियर चार्ज के बाद सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या कहलाता है, चार्ज अपॉन एरिया। जैसे ये बोर्ड पे हुआ, अगर हमने चार्ज लगा दिया, कुल कितना चार्ज है क्यू, ये बोर्ड का कुल एरिया कितना, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा q/a, ठीक है। इसको आप यूजफुल में लाने के लिए डेरिवेशन में dq/da भी कर सकते हो, या सेम कहानी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो dq इक्वल टू सिग्मा da, ठीक है।
पढ़ सकता है। और लास्ट चीज जो है, लास्ट जो चीज है वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। लास्ट चीज जो है वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जिसको कहा जाता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग रॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग रॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। और रॉ जो कहलाता है, रॉ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो आपका क्या कहलाता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। जैसे फुटबॉल है, क्रिकेट का बॉल है, उस पर टोटल चार्ज क्यू है, उसका वॉल्यूम भी है। ठीक है, इसको यूजफुल में लाने के लिए हम लोग डी क्यू अपॉन डी वी के रूप में लिखते हैं। सेम कहानी हो गया, डी क्यू इक्वल टू रॉ डी वी, इंटीग्रेशन के रूप में दोनों तरफ इंटीग्रेशन किए। ठीक है, या तो आगे में कहीं कहीं खास करके एसी में हम लोग रॉ डी वी के जगह पे हम लोग रॉ डी टॉ भी लिखते हैं, देखेंगे वहां पे जहां जरूरत पड़ेगा। बट अभी तक आपको इतना चीज आपको याद होना चाहिए। लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो कोई एकदम थिन वायर है, वन डायमेंशनल चीज पे जो चार्ज रहेगा, टोटल चार्ज टोटल लेंथ, सरफेस टोटल चार्ज टोटल एरिया, वॉल्यूम टोटल चार्ज टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम जैसे फुटबॉल हो गया, सिलेंडर हो गया, थ्री डायमेंशनल चीजों में वॉल्यूम होता है। जैसे वो टू डायमेंशनल है, इसमें लंबाई चौड़ाई है, मोटाई इसमें नहीं है, ये टू डायमेंशनल कहलाता है। टू डायमेंशनल में सरफेस चार्ज निकलता है। और वन डायमेंशनल में जैसे वायर हो गया, एकदम पतला सा वायर, थिकनेस नहीं होना चाहिए, उसमें आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है सर जी, कोई डाउट है पूछ लेंगे, ठीक है। नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जाएंगे। यहाँ से आपका प्रॉपर्टी वगैरह सब स्टार्ट होगा। बुक में चाहोगे तो आप खोल के देख सकते हो, एनसीईआरटी में जिनके पास होगा वो देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़ाया, कैसे सब फील्ड लाइंस बनाया है, सब कुछ। ठीक है चलो है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे।